केवल 10 मिनट में एफओटी फोर्स्ड ऑसिलेशन टेक्निक अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। मुझे खुद इसे समझने में 10 से 15 दिन लगे थे, बिकॉज इसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स है और इंटरप्रिटेट करना, सारी चीजों को कोरिलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर पे पिछले 3 साल से लगातार एफओटी कर रहे हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूं और किस तरीके से हम एफओटी को इंटरप्रिटेट कर पाते हैं। तो चलिए, मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी सेंटर मेरठ और पल्मो क्रांति मेरठ में आपका स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट पल्मोनरी मेडिसिन के अंदर एफओटी फोर्स्ड ऑसिलेशन टेक्निक, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री फोर्सफुली की जाती है क्योंकि उसमें बहुत तेजी से प्रेशर लगाना पड़ता है, फूंक मारना पड़ता है, तब जाके हमारे पास FEV1 FVC आता है। जिसकी वजह से जो पेशेंट प्रेग्नेंट हैं, जिनको 3 महीने में हार्ट अटैक आया है, चेस्ट पेन है, ट्रॉमा की हिस्ट्री है, ब्रेन में पैरालिसिस हो रखा है, या इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन बढ़ी हुई है, या फिर हेमोप्टेसिस है, खांसी में खून आ रहा है, बहुत ज्यादा खांसी है, सीरियस पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट में पीएफटी नहीं कर सकते। तो उन पेशेंट्स में एयरवे फंक्शन चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दैट इज द एडवांसमेंट एफओटी जो हमें इस चीजों में बहुत हेल्प करता है। तो हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे, एफओटी जो कि एक नॉर्मल टाइडल ब्रीदिंग पर की जाती है और कैसे भी पेशेंट में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई फोर्सफुल मैनुवर नहीं लगाना पड़ता और विद इन 1 to 2 मिनट हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो चलिए आज आप एफओटी को समझते हैं। तो एफओटी को समझने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। तो देखिए, ये एक पाइप है, इसके साथ अटैच हो रखा है बलून। अब ये जो बलून है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है वो हमें समझनी है। सबसे पहला इसके अंदर आता है इनर्शिया। इनर्शिया तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बताता है कि कोई भी चीज है, अगर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई हो। तो अगर ये बलून की वॉल है तो ये कोशिश करेगी कि वो उसी स्टेज में रहे। तो अगर इसमें हम फूंक मारना चाहेंगे, इसको फुलाना चाहेंगे, तो ये इनर्शिया अपोज करेगा एक्सपैंड होने से। तो ये एक फोर्स लगती है अंदर की तरफ, इस फोर्स के ओवरकम करना पड़ता है ताकि हम इसको एक्सपेंड कर पाए। दूसरा, अगर ये एक्सपेंड हो गया तो एल्वुलाई की या बलून की एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सपैंड होने के बाद वापस रिकॉइल हो जाए। तो जब ये रिकॉइल होता है तो रिकॉइल होने पर ये एक फोर्स लगाता है अंदर की तरफ। तो हमें इसको फुलाने के लिए दो फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो पहला फोर्स है इनर्शिया और दूसरा फोर्स है इलास्टेंस। ये दोनों जब कंबाइंड होते हैं, इनर्शिया प्लस इलास्टेंस, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। अब बाकी चीज देखिए, अगर ये डायमीटर कम हो जाए, छोटा हो जाए, तो हमें सेम फ्लो को अप्लाई करने में प्रेशर ज्यादा लगेगा। प्रेशर ज्यादा लगेगा मतलब इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो जो एयर का डायमीटर है, ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस। ये रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस। तो हमारे दो वर्ड तैयार हो गए, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस। आगे चलते हैं। एफओटी मशीन में कुछ साउंड वेव्स ट्रांसमिट होती हैं एयरवे के अंदर। वो कुछ फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट होती हैं, एक 5 हर्ट्ज पे और एक 20 हर्ट्ज पे। ये दो फ्रीक्वेंसी पे साउंड वेव्स एमिट होती हैं और ये साउंड वेव ट्रेवल करती है हमारे एयरवे में, जो चेक करती है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। तो जो 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो ट्रेवल कर पाती है पेरिफेरल एयरवेज तक, मतलब लार्ज एयरवे, ट्रकिया, ब्रोंकाई और फिर ब्रोंक्यूल्स, पूरा टर्मिनल तक जा पाती है। तो अगर 5 फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं और उस पर अगर कोई भी चीज डिटेक्ट हो रही है, तो वो रेजिस्टेंस कहां कहां पर आया, तो 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे रिप्रेजेंट होता है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस।
तो आप इसको देख सकते हैं। अब इस ग्राफ को एक बार समझिए। इस ग्राफ में एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज पे, तो एक 5 याद रखना है हमें, एक 20 याद रखना है। फिर एक 0 लेवल से एक रेफरेंस वैल्यू बनी हुई है। अब इसके जो नीचे है वो है नेगेटिव, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा रिएक्टेंस। रिएक्टेंस तो मतलब रिएक्टेंस पॉजिटिव होगा, मतलब बढ़ेगा, तो मतलब वो मोर नेगेटिव हो जाएगा। और जो इसके ऊपर है वो रिप्रेजेंट करेगा रेजिस्टेंस, वो रिप्रेजेंट करेगा रेजिस्टेंस। तो हमने ये देखा कि R5 मतलब रेजिस्टेंस एट 5 फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया आपका R5। अब क्योंकि 5 फ्रीक्वेंसी हमारा पूरा ट्रेवल करती है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो R5 रिप्रेजेंट करेगा टोटल रेजिस्टेंस। जो 20 हर्ट्ज है वो रिप्रेजेंट करता है लार्ज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। लार्ज क्योंकि वो टर्मिनल तक नहीं जा पाता, वो लार्ज एयरवेज में ही रह जाता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है लार्ज एयरवे रेजिस्टेंस। तो ये R20 हो गया। अब अगर हम इन दोनों को देखें, R5 माइनस R20, तो हमने टोटल में से लार्ज हटा दिया, तो क्या बचा हमारे पास, स्मॉल एयरवे रेजिस्टेंस या पेरिफेरल एयरवे रेजिस्टेंस। पेरिफेरल एयरवे रेजिस्टेंस एक ही बात है। तो R5 माइनस R20 हमें बताता है स्मॉल एयरवे रेजिस्टेंस। R5 माइनस R20 हमें बताता है स्मॉल एयरवे रेजिस्टेंस। फिर आता है X5। अब X5 क्या है, रिएक्टेंस एट फ्रीक्वेंसी 5। तो X5 क्या बताएगा हमें, रिएक्टेंस एट फ्रीक्वेंसी 5। तो जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी, जितना ज्यादा रिजिड होगा X5, उतना नेगेटिव होगा। फ्रेश रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर नेगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला एरिया नेगेटिव है, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है। तो ये फ्रेश रिप्रेजेंट करता है 0 लेवल पे। ओके, तो अगर ये हमारा राइट साइड शिफ्ट होगा तो भी प्रॉब्लम आएंगी, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो भी प्रॉब्लम आएगी, एक जगह रहेगा तो मतलब इसके अपने इंटरप्रिटेशन है। और ये जो एरिया बनता है जब हम X5 से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो R5 तक जाती है, प्लस इस लाइन से टच कर रहा है, तो ये जो एरिया बना है इसको हम बोलते हैं AX। इसको हम बोलते हैं AX और गोल्डमैन ट्राइंगल। गोल्डमैन ट्राइंगल। तो AX कोरिलेट करता है, AX कोरिलेट करता है R5 माइनस R20 के साथ। मतलब स्मॉल एयरवे रेजिस्टेंस, स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आपको AX बताएगा और R5 माइनस R20 बताएगा। सो आई थिंक आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा, ये वैल्यूज आपको समझ में आई होंगी, R5, R20, फ्रेश, AX, X5। अब इसके आधार पे हम कैसे पता करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्शन है, रिस्ट्रिक्शन है, लार्ज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो चलिए ये मैं आपको बताता हूँ। अब इसको गौर से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पहले वैल्यू समझ में आ गई हैं तो ही आप इसको समझ पाओगे, नहीं तो इसे समझना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस का ग्राफ है, दिस इज रेजिस्टेंस, और ये रिप्रेजेंट करेगा आपका रिएक्टेंस। अब देखिए ये क्या है, रेजिस्टेंस, और ये क्या है, रिएक्टेंस। तो जैसा मैंने बताया फ्रीक्वेंसी हमें 5 पे देखनी है, 20 पे देखनी है, तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी 5 पर है, 20 पर है। इसमें हम क्या लेते हैं, रेफरेंस वैल्यू लेते हैं। तो प्रेडिक्टेड लाइन होगी हमारी ये वाली, तो ये हमारी होगी प्रेडिक्टेड लाइन, मतलब रेफरेंस वैल्यू। अब हम कैसे पता करेंगे कि वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल कब बोलेंगे, जब वो हमारा जो ग्राफ आएगा वो उसके नीचे होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव है तो इसके नीचे होना चाहिए। तो अगर लाइन हमारी इस प्रेडिक्टेड लाइन से, रेफरेंस लाइन से अगर नीचे की तरफ है, तो हम उसको या तो नॉर्मल कंसिडर करेंगे या कंसिडर करेंगे रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन में R5 R20 पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो दो हमारे डिफरेंशियल बन जाते हैं, या तो नॉर्मल रहेगा या रेस्ट्रिक्शन रहेगा। अब अगर इस प्रेडिक्टेड लाइन से लाइन ऊपर आ रही है, तो दो तरह की लाइन आपको दिख रही है, एक तो ये ऐसे आ रही है और एक स्ट्रेट जा रही है,
रेड कलर की लाइन जो है। तो पेरिफेरल ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें R5 आप देखिए, ये R5 है और ये R20 है। तो R5 भी बढ़ गया, R20 भी बढ़ गया, बट डिफरेंस भी बढ़ गया। सो दिस रिप्रेजेंट पेरिफेरल ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब आपको ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, एक कर्व्ड ग्राफ दिखाई देगा ऐसे। तो ये दिखाई देगा आपको पेरिफेरल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में। वेरएज अगर हम लार्ज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को देखें या स्टेनोसिस को देखें, प्रॉक्सिमल स्टेनोसिस जो हो जाता है, उसमें आपका R5 भी बढ़ गया और R20 भी बढ़ गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो ये आपका डिफरेंशियल बनेगा सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्शन या स्टेनोसिस के अंदर। तो दोनों में क्या डिफरेंस आ गया, R5 इसमें भी बढ़ रहा है, R5 सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्शन में बढ़ रहा है, बट R20 ज्यादा किस में बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉक्सिमल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो सेंट्रल में बढ़ेगा, बट डिफरेंस इसमें नहीं आता है। तो ये आपके डिफरेंशियल हो गए। तो पेरिफेरल ऑब्स्ट्रक्शन में आपको ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्शन में आपको ग्राफ सीधा दिखाई देगा, और ये आपकी नॉर्मल लाइन है, प्रेडिक्टेड लाइन है, और जो नॉर्मल रहेगा वो इसके नीचे आएगा या रेस्ट्रिक्शन। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं इस साइड पे, ये है रिएक्टेंस। तो हमने रेजिस्टेंस देख लिया, अब हम देखेंगे रिएक्टेंस को। तो ये हमारी होगी प्रेडिक्टेड लाइन, ये जो डॉटेड वाली लाइन है ये होगी हमारी प्रेडिक्टेड लाइन, ये वाली, ये रेफरेंस वैल्यू हो गई। अब क्योंकि हमें नेगेटिव साइड पे देखना है, ये हमारा x5 हो गया, ये 20, ये फ्रीक्वेंसी 20 होगी। अब ये जो ब्लैक कलर की लाइन जा रही है ये नॉर्मल है, आप देख सकते हैं ये नॉर्मल है, ब्लैक वाली लाइन, क्योंकि ये प्रेडिक्टेड लाइन के ऊपर है इसलिए ये क्या है, नॉर्मल है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये नॉर्मल हो गई या सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्शन में रिएक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसको देखिए, जो ब्लू कलर की जो लाइन आ रही है ये वाली, तो इसमें क्या हो गया, जो नॉर्मल x5 था वो यहाँ था, अब इसके अंदर x5 हो गया यहाँ पर, तो x5 आपका मोर नेगेटिव, x5 आपका ज्यादा बढ़ चुका है। जो हमारा फ्रेश, ये फ्रेश था, दिस वॉज फ्रेश, जो मैंने आपको पहले बताया था, और ये था ट्राइंगल, तो ये नॉर्मल था। बट अब क्या हो रहा है, हमारा फ्रेश शिफ्ट हो गया यहाँ पर। तो देखिए फ्रेश हमारा जो पहले नॉर्मली प्रेडिक्टेड लाइन पे यहाँ पे था वो इधर शिफ्ट हो गया, और जो ट्राइंगल था ये पूरा ट्राइंगल बन चुका है। तो ये क्या, पूरा ट्राइंगल बन चुका है। तो ये ग्राफ किस में दिखाई देगा, तो ये ग्राफ दिखाई देगा आपको पेरिफेरल ऑब्स्ट्रक्शन में और रेस्ट्रिक्शन में। तो अगर हम कंपाइल कर दें, तो अगर हम कंपाइल करें और ग्राफ को देखें, तो ये हमारी एक रेफरेंस वैल्यू बन गई। तो अगर पेरिफेरल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, इस तरीके से आएगा, और रिएक्टेंस का ग्राफ ऐसे आएगा। तो ये हो गया आपका पेरिफेरल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, पेरिफेरल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। और अगर हम, ये नॉर्मल है, और अगर हम सिर्फ सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्शन को देखें तो कैसा दिखाई देगा, क्योंकि सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्शन में ये नीचे का नॉर्मल रहता है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, ये आपको ऊपर दिखाई देगा। तो ये हो गया आपका सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्शन में। तो सेंट्रल ऑब्स्ट्रक्शन आपका इस तरीके से हो गया, नीचे आपका ये नॉर्मल रहेगा, बट ये आपका नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू से ऊपर चला गया। अब अगर हम सिर्फ रेस्ट्रिक्शन को देखें, तो रेस्ट्रिक्शन में क्योंकि एयरवे पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो एयरवे में ये पार्ट ऐसे दिखाई देगा रेस्ट्रिक्शन वाला, और जो ऊपर वाला है वो हमारा नॉर्मल रेंज में रहेगा। तो इस तरीके से हम पता कर पाते हैं कि ये पेरिफेरल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, लार्ज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, या रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन पता करना, इस पर थोड़ा सा अभी, क्योंकि अपग्रेडेशन बाकी है, अपडेट हो रही है मशीन, लेटेस्ट मशीन है, तो रेस्ट्रिक्शन पार्ट इतना हमें समझ कम आता है इसके अंदर। लेकिन बेस्ट मशीन फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आप पता कर सकते हैं, लार्ज एयरवे है या स्मॉल एयरवे है, इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं, और रिवर्सिबिलिटी इसमें डायग्नोस करना बड़ा इजी हो जाता है। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करते रहिए, और इसी तरीके से मुझे आप क्वेश्चंस अगर कोई भी हैं आप पूछ सकते हैं। जैसे क्वेरी आई थी कि आप प्लीज़ एफओटी के बारे में वीडियो बनाइए, उसके कंसेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं हो रहे, तो आई थिंक आपको ये वीडियो देख के कुछ कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट में प्लीज़ पूछ सकते हैं। थैंक यू।